हाय। आज ये यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर है जो ज्योग्राफी हम 11th का पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आज हम देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चैप्टर 3 है 11th ज्योग्राफी का, जो जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने जूनियर क्लास में भी पढ़ा था 6, 7, 8, 9। अब इसका हम बहुत थोड़ा विस्तार रूप पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 2 वीडियो इसका रहेगा। एक रहेगा, इसमें रहेगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्स, जिससे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पता चलता है, और अर्थक्वेक। पहला वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स और अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्केनो, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक लैंड क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो जो चैप्टर 3 है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्लास 11th का ज्योग्राफी। क्लास 11th का ज्योग्राफी। ये बहुत कम टाइम में, बहुत कंसाइज वे में, और इसके बाद आप वो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है वो करना, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हम डिटेल से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो इंटीरियर ऑफ दिस अर्थ है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो भी सोर्स के अंदर में हमें कैसे पता चलता है, तो उसका 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैसे पता चलता है, डायरेक्ट सोर्स, वॉल्केनिक इरप्शन। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिससे लावा और मटेरियल आता है, उस मटेरियल को लैब में ले जा करके उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इस तरीके से उसका डेप्थ तो नहीं ज़्यादा पता चल पाता है, पर कौन से मटेरियल से इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, कौन से मटेरियल है, ये पता चल जाता है। तो पहला है, अगर पूछे कि डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है, तो पहले डायरेक्ट सोर्स में आता है वॉल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट है सरफेस रॉक। अब रॉक, जो सरफेस रॉक रहता है, और माइनिंग के थ्रू, माइनिंग 2 तरीके का होता है। एक होता है ड्रिलिंग, जिससे बहुत डीप जाता है, जिससे ऑयल निकलता है, और एक होता है माइनिंग, जिससे रॉक निकलता है। इस 2 मेथड से भी हम डायरेक्ट सोर्स है, ये डायरेक्ट सोर्स के अंदर आता है। इससे भी रॉक निकलता है, रॉक का एनालिसिस किया जाता है, और डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर में किस तरीके का रॉक बनता है और किस तरीके का मिनरल ऑयल बना हुआ है, इससे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सोर्स के अंदर में आता है। जैसे कि अभी तक का जो माइनिंग मतलब जो मिनरल के लिए, रॉक के लिए जो सबसे बड़ा डीप किया गया है, वो 3 to 4 किलोमीटर डीप किया गया है। इससे ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं लोग। जो है गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका के अंदर गोल्ड माइन, जो 3 से 4 किलोमीटर तक डेप्थ किया गया है। उससे पता चला है कि रॉक किस तरीके का टेम्परेचर और प्रेशर में, उसका एनालिसिस करके कुछ हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ पता कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सोर्स के अंदर में आता है, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है। दूसरा है डीप ओशियन ड्रिलिंग। बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है, एक होता है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इससे इसका जो डीपेस्ट है वो कोला अंटार्कटिका के अंदर में है। आर्कटिक ऊपर वाला, एंटार्क्टिक ऊपर वाला अर्थ के। तो एंटार्क्टिक कोला याद रखना, कोला अंटार्कटिक डीपेस्ट ड्रिलिंग हुआ है, जिससे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ डायरेक्ट सोर्स से पता चलता है। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट सोर्स क्या होता है। तो देखो, डायरेक्ट सोर्स 3, वॉल्केनिक और माइनिंग। 2 डायरेक्ट सोर्स का याद रखना। माइनिंग में मिनरल माइनिंग और ड्रिलिंग में बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है। ये सब डायरेक्ट सोर्स के अंदर आता है। कभी ऑप्शन में पूछते हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट सोर्स में आता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन और माइनिंग के थ्रू हम लोग डायरेक्ट पता करते हैं। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्स में क्या क्या आता है। इनडायरेक्ट सोर्स, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है, पहला मीटियोर्स। जो मीटियोर्स आते हैं आसमान से, वो पृथ्वी पर आके टकरा जाता है। मीटियोराइड्स ऊपर रहता है तो कहलाता है, जब सरफेस में आता है तो मीटियोर्स, और जब इसमें टकरा आ जाता है पृथ्वी में तो उसे मीटियोराइड्स कहते हैं। तो मीटियोर्स से भी हमें पता चलता है इनडायरेक्ट सोर्स। ये किसके सोर्स के अंदर आता है मीटियोर, इनडायरेक्ट, क्योंकि हमें डायरेक्ट पृथ्वी से नहीं पता चल रहा है। ये जो मीटियोर्स होता है, इसे कहा जाता है पृथ्वी शेप जैसा ही है, पृथ्वी जैसा ही है। तो जब ये पृथ्वी पर आ जाता है तो इसको लैब में ले जा करके इसका एनालिसिस किया जाता है कि इसके इंटीरियर में कैसा है। हो सकता है अर्थ के भी इंटीरियर में ऐसा ही होगा। तो मीटियोर्स क्या होता है, डायरेक्ट अर्थ नहीं, अर्थ जैसा ये सिंबल है, इसी का एनालिसिस करते हैं, जिससे अर्थ का इंटीरियर पता करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर में आता है। दूसरा है ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशन क्या होता है, जो पृथ्वी का जो सेंटर है वो अपने और किसी चीज को खींचता है,
कोई बॉडी है, जब m1 और m2 बीच का डिस्टेंस से कोई चीज़ एक दूसरे के बीच उससे ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन भी इनडायरेक्ट सोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पता करने का। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं अर्थ है, ग्रेविटेशन जो होता है पोल के ऊपर ये ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है? पोल पे ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर है वहाँ कम होता है। तो ये तो डिस्टेंस की वजह से हो गया। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ग्रेविटेशन, मतलब डिस्टेंस जितना कम रहेगा ग्रेविटेशन उतना ज़्यादा रहेगा। ये डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशन उतना ज़्यादा है। पर अगर मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ भी अगर ग्रेविटेशन वैरी कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? मास, मतलब कहीं इंटीरियर में अलग मास होगा और कहीं इंटीरियर में अलग मास होगा। अगर पूरे इक्वेटर में ग्रेविटेशन डिफरेंट है तो हम सोचेंगे इंटीरियर ऑफ द मास डिफरेंट मटेरियल है अंदर में। तो ग्रेविटेशन भी इनडायरेक्ट सोर्स हो सकता है, डायरेक्ट हम पृथ्वी से नहीं निकाल रहे, हम एनालिसिस कर रहे हैं ग्रेविटेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ग्रेविटेशन। पहला मीटियोर इनडायरेक्ट सोर्स मीटियोर्स, दूसरा ग्रेविटेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा सोर्स जो आ जाएगा हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। पहला मीटियोर्स के थ्रू किए इनडायरेक्ट सोर्स, ग्रेविटेशन के थ्रू पता लगा रहे हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ के कोर में इसमें आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज घूमते रहता है। जब भी आयनिक मटेरियल या मटेरियल घूमे तो वो एक करंट, जब भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो एक करंट निकलता है, उसी से करंट आता है, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बाहर आता है। इस तरीके से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस सन का जो हार्मफुल रे होता है इससे पृथ्वी को बचाता है और लाइफ इस पर एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ये मार्स जैसा होता ये लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता करते हैं? तो वैसे इसके थ्रू ऐसे पता करते हैं कि जो अर्थ है उसमें क्या है, अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल भी होगा। मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या आता है? मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाएगा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब आता है। अब मान लो ये अर्थ है, मैग्नेटोमीटर रहता है जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। कहीं कहीं मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, इससे हम पता लगाते हैं उसका। अगर मान लो ये वाला मटेरियल जिस जगह पे ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटोमीटर अलग शो करेगा, जहाँ पे कम होगा मैग्नेटोमीटर अलग शो, उसका रीडिंग अलग शो करेगा। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट मेथड से अंदर में, पृथ्वी के अंदर इंटीरियर में कौन सा मटेरियल है ये हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा इनडायरेक्ट सोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इनडायरेक्ट सोर्स है हो गया जिससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पता करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स सिस्मिक वेव, सिस्मिक एक्टिविटी। चौथा क्या हो गया इनडायरेक्ट सोर्स में? सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी जिसे हम अर्थक्वेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अब हम इसे डिटेल से समझेंगे कि अर्थक्वेक से इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता चलता है। अर्थक्वेक के बारे में सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। एक हम ओवरव्यू दे देते हैं कैसे करते हैं। देखो ये मान लो अर्थ है, यहाँ से वेव निकलता है। मान लो कहीं यहाँ अर्थक्वेक आया, ये फोकस है। क्या होता है, जो वेव होता है वो कुछ जगह से पास, कुछ शैडो जोन होता है एस वेव का, कुछ होता है पी वेव का। जहाँ ये शैडो जोन कुछ होता है जैसे प्राइमरी वेव होता है, वो लिक्विड सॉलिड गैस सबसे पास करता है, पर एस वेव सबसे पास नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा देते हैं एस और पी वेव से कि कहाँ पे अंदर में सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म है। तो ये ओवरव्यू है, अभी हम डिटेल में समझें तो समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो ग्रेविटेशन है वो इनडायरेक्ट सोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ पता करने का। अब हम डिटेल में समझेंगे तो और समझ में आएगा अर्थक्वेक के बारे में। इस वीडियो में इनडायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स और अर्थक्वेक बस इतना समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में वॉल्केनो के बारे में देखेंगे और वॉल्केनो सरफेस क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है। तो अभी हम ध्यान से समझेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिस्मिक एक्टिविटी
अभी तक हमने पाया कि दो सोर्स होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ पता करने का। एक होता है डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या था, वॉल्केनो और माइनिंग के द्वारा। माइनिंग दो तरीके का, एक डीप ड्रिलिंग ऑयल के थ्रू, और एक होता है मिनरल वाला। दूसरा ग्रेविटेशन। अभी तक जो डीपेस्ट हुआ है वो गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका के अंदर 3 से 4 किलोमीटर। जो ड्रिलिंग हुआ है 12 किलोमीटर अंटार्कटिका कोला के अंदर में। तो ये था डायरेक्ट सोर्स का कहानी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स में आता है मीटियोर्स, अर्थ लाइक जैसा है, इसका एनालिसिस करते हैं जो पृथ्वी पे आ चुका है। दूसरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के थ्रू हम पता करते हैं कि ग्रेविटेशन मास कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। इक्वेटोरियल पे ग्रेविटेशन कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से पता कर लेते हैं, और जहाँ कहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है। और तीसरा सिस्मिक एक्टिविटी, कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ गैसेस है, कहाँ सॉलिड है। अब हम देखते हैं अब हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में, डिटेल से समझेंगे। अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के बारे में हम समझते हैं। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के हिलने को क्या बोलते हैं, शेकिंग ऑफ द अर्थ। और ये शेकिंग क्यों होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी inside the interior of the earth। मतलब अर्थक्वेक सिंपल है, जब सरफेस अर्थ का जो जमीन है वो हिलने लगता है। क्यों, क्योंकि अंदर से कोई एनर्जी आता है। कोई भी चीज़ तब मूव करता है जब कोई एनर्जी आए। अब ये कौन सा एनर्जी है, कैसे आता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अब देखो क्या होता है, ये हमारा सरफेस है। सरफेस प्लेट में बटा हुआ है, अंदर भी प्लेट है। मतलब ऐसे भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, और इस तरीके से प्लेट है, ठीक। और ये प्लेट मूव करते रहता है, हमेशा क्या होता है, मूव करते रहता है। मूव करते करते कभी क्या होता है, ये मान लो प्लेट है, 4 प्लेट। क्या हुआ, ये ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। मान लो ये ऊपर नीचे अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। नीचे वाला प्रेशर की वजह से इसका जो फ्रिक्शन था वो ब्लॉक हो गया। ये क्या था, वो फ्रिक्शन नहीं कर पाया। ऊपर से प्रेशर आया दूसरा प्लेट का, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, इसका ऊपर नीचे जाना। पर इसका ऊपर नीचे जाने का जो प्रवृत्ति था इतना तीव्र था कि इसका फ्रिक्शन को ब्रेक कर दिया। इसके फ्रिक्शन को ब्रेक कर दिया तो एक घर्षण आया। क्या आया, फ्रिक्शन आया। उस फ्रिक्शन से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। वो वेव के रूप में बाहर आता है, जिसे बोलते हैं अर्थक्वेक। अब ये इस वेव को सिस्मिक वेव बोलते हैं। सिस्मिक वेव के कारण पूरा पृथ्वी हिलने लगता है, शेकिंग होने लगता है। इस शेकिंग को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अब ये जो वेव होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है बॉडी वेव, और दूसरा होता है सरफेस वेव, ठीक। बॉडी वेव 2 तरीके का, पी वेव और एस वेव। सरफेस वेव को एल वेव भी बोलते हैं, ठीक। अब इसके बारे में, तीनों वेव के बारे में ध्यान से समझेंगे। उससे पहले ये चीज़ देखते हैं। मान लो यहाँ प्लेट टकराया, यहाँ से ग्रेविटेशन उत्पन्न हुआ, सॉरी अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोकस। और जहाँ सरफेस पे गया, या मान लो सरफेस था, ये वेव सरफेस तक पहुँचा, इसे हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी जस्ट एबव द फोकस, जहाँ से उत्पन्न हुआ उसके जस्ट ऊपर में जो सरफेस होगा, सरफेस को बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी मतलब यहाँ पे सरफेस, फोकस मतलब जहाँ अंदर में जो शुरू हुआ, जहाँ से वो टकराया, फ्रिक्शन, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, उसे बोलते हैं हम लोग फोकस। फोकस को एक और नाम है जिसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं इसे, हाइपो सेंटर। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है।
एक दो बात और समझ लेते हैं इसमें। फिर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस। जो ये वेव है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इसका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब उसका स्पीड क्या होता है, वो चेंज होता है जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होता है। मतलब हायर डेंसिटी में जो होगा, हायर डेंसिटी में वेलोसिटी ज़्यादा होगा। याद रखना, वेव में क्या होता है, हायर वेलोसिटी इन हायर डेंसिटी। मतलब जो सॉलिड में बहुत तेज चलता है लिक्विड के कंपैरिजन में, लिक्विड में कमजोर हो जाता है। और डायरेक्शन भी चेंज होता है, डेंसिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है, वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होता है। इससे ही हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पता चलता है, कहाँ डेंसर है, कहाँ लिक्विड है, कहाँ सॉलिड है। अब हम लोग एस पी वेव के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं, अब ध्यान से समझते हैं एस वेव और पी वेव में क्या अंतर है। देखो, क्या है पी वेव, इधर देखते हैं एस वेव। पी वेव को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव, क्योंकि ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंचता है। प्राइमरी वेव मतलब फर्स्ट, सबसे पहले ये सरफेस में पहुंचता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ये होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, वेव के डायरेक्शन में। जो पार्टिकल मूव करता है वो वेव के डायरेक्शन में। मान लो वेव ऐसे चला तो पार्टिकल मूव करेगा, जो टूटेगा डाइवर्स होगा इसी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे पार्टिकल क्रेक होगा, इसी के डायरेक्शन में डैमेज होता है। पैरेलल टू द डायरेक्शन पार्टिकल मूव करेगा, ये वेव का डायरेक्शन पैरेलल पैरेलल डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, पैरेलल टू दी वेव। अब मान लो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे वेव चल रहा है तो जो मूव करेगा पार्टिकल वो परपेंडिकुलर करेगा। जो भी क्रैक आएगा जमीन में, टूटेगा पत्थर, वो परपेंडिकुलर टू वेव, ऐसे परपेंडिकुलर टू वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक, ये क्या है, सिमिलर टू साउंड वेव। ये सिमिलर टू साउंड वेव। क्यों, क्योंकि साउंड वेव में क्या होता है, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होता है। डेंसिटी बढ़ता है उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। ये ट्रैवल किस में करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये बस सॉलिड में ट्रैवल करता है, ऐसे याद कर सकते हो, एस फॉर एस वेव और एस फॉर सॉलिड, सॉलिड में ट्रैवल करता है बस। तो ये इतना इसका अंतर था, इतना पता रखो, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं सरफेस वेव। जिसे एल वेव भी कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव। जैसे मान लो ये था अर्थ, यहाँ से पी वेव और एस वेव निकला, इस सरफेस पे जाते जाते ये जो वेव था वो चेंज हो जाता है एल वेव में, सरफेस वेव में। जो बॉडी वेव था वो सरफेस वेव में चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं। और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, यही अंदर वाला वेव से कोई उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता। अगर ये वेव ज़्यादा हो गया, सरफेस पे चला गया, यानी ये जो बॉडी वेव था सरफेस वेव में चेंज हो गया, तो डिस्ट्रक्शन होता है। तो इससे ये डिस्ट्रक्टिव होता है। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव
डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक। रॉक, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, शैडो जोन। अर्थक्वेक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो यूपीएससी का सिलेबस में भी दिया होगा अर्थक्वेक, ये पढ़ लोगे, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अर्थक्वेक के बारे में। अब हम देखते हैं इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन दो केस में देखेंगे हम। एक प्राइमरी वेव केस में, ये मान लो ईपी सेंटर है, ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक डेवलप हुआ, ईपी सेंटर, इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, ये सर्कल को 0 डिग्री, यहाँ से होते हुए वेव ऐसे ऐसे मूव कर रहा है हर जगह, ऐसे मूव किया। जब ये इस डेंसिटी, इसका जो डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मान लो ऐसे हो गया, ऐसे, इधर भी ये ऐसे हो गया, ये पी वेव का बात हो रहा है। ये जो जोन है, ये इसमें कोई वेव आया ही नहीं, यहाँ जो सिस्मोग्राफ रखा हुआ था मशीन, वो रह गया वैसे ही। ये मान लेते हैं 105 डिग्री है, ये 145 डिग्री है। ये क्या है, शैडो जोन, यहाँ पे कोई भी वेव नहीं आया। शैडो जोन ये पी के केस में है, क्यों, क्योंकि पी वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में चलता है। पर क्या होता है, ये वेव जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, रिफ्रैक्शन के कारण, फिजिक्स में एक चैप्टर है उसमें रिफ्रैक्शन है, ये इसका जो डायरेक्शन वेव का तो वो मुड़ गया, इस वजह से ये जगह खाली हो गई, इसे शैडो जोन बोलते हैं। यहाँ पे कोई वेव नहीं देखा गया। इस तरीके से इंटीरियर का पता करते हैं। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग मीडियम था, यहाँ हो सकता है ये सॉलिड है, ये लिक्विड मीडियम है, तभी पता चला कि जो कोर होता है वो लिक्विड होता है। अब एस वेव के केस में देखते हैं। एस वेव में क्या हुआ, मान लो ये ईपी सेंटर है, यहाँ से सारे डायरेक्शन में वेव गया, पर उसके बाद कहीं नहीं दिखा। मतलब क्या है कि एस वेव लिक्विड से पास नहीं करता है, ये बस सॉलिड से जाता है। ये सब क्या हो गया, शैडो जोन। ये क्या है, शैडो जोन। तो ये एस वेव के केस में है। ये क्या था, 105 डिग्री, ये क्या है 105 डिग्री के बाद शैडो जोन आ गया। यहाँ पे ये शैडो जोन आया 105 से लेके 145 तक। समझ में आ गया होगा दोनों अच्छे से। अगर फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझना है तो समझ लो। ये देखो, मान लो ये लाइट आ रहा है, वेव आ रहा है, ये ऐसे करते हैं। अगर मान लो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मतलब ज़्यादा डेंसिटी, ठीक, और ये मान लो अगर ये रेयर मीडियम है, मतलब लेस डेंसिटी, तो क्या होगा, जो इसे ये इधर मुड़ जाएगा। अगर ये डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो ये इस साइड मुड़ जाता है। अगर ये रेयर मीडियम है, लेस डेंसिटी, अगर ये रेयर होता और ये डेंसर होता, नॉर्मल ऐसे जाने के बजाय ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता, ऐसे हो जाता। तो ये होता है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट, वही इसमें काम कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कितने तरीके का अर्थक्वेक होता है।
टाइप्स ऑफ अर्थ क्विक। पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। तीसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक। सब ज़्यादा समझेंगे एक करके। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और पांचवा है रिजर्वायर। इंड्यूस्ड तो पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। हमने समझा कि प्लेट से मिलकर बना होता है। अर्थ क्या है? प्लेट से। अब अंदर में प्लेट हमेशा पृथ्वी क्या करता है? मूव करते रहता है वेस्ट टू ईस्ट। मूव करते करते प्लेट भी मूव करता होगा। कभी कभी ये मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है या अलग तरीके से स्लाइड कर जाता है। तो ये इस वजह से भी क्या होता है? अर्थक्वेक आ जाता है सरफेस के ऊपर। अगर वो ज़्यादा हो गया तो सरफेस तक पहुंच जाता है। तो इसे इस वाले जो अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे बोलते हैं हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है? हमें पता ही अर्थ है, बीच में मैग्मा, ये हमेशा मूव करते रहता है। मैग्मा मूव करने की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर हो गया तो ये क्या होगा? जो अंदर में जो रॉक था उस पर असर करेगा और रॉक हिलने लगेगा तो अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये होता है। और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन इतना तेजी से होता है कि आसपास के जो रॉक होता है उसे भी हिला देता है। इसीलिए बोलते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आसपास अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के रॉक को वो स्लाइड करता है, यानी कि वो सेक करने लगता है। सेक करेगा तो अर्थक्वेक आएगा। तो इसे बोलते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक। दूसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक। जब मान लो बहुत बड़ा चट्टान, ये अर्थ है, इसमें मान लो बहुत बड़ा चट्टान है, ये गिर गया, कोलैप्स हो गया, या कोई बांध कोलैप्स हो गया। बहुत भारी चीज अर्थ के ऊपर कोलैप्स हो गया। इतना भारी चीज कि जो इसके अंदर का रॉक था उसे वो स्लाइड सेक होने लगा, हिलने लगा। तो इसकी वजह से भी क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा। तो उसे बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स के कारण अर्थक्वेक आ गया। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जब केमिकल मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब, अभी तक जापान में हर दिन अर्थक्वेक आता है जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था। तो जब कोई एक्सप्लोसिव या केमिकल एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब गिरता है अर्थ के ऊपर, तो उसके अंदर भी धीरे 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 क्या होता है? उसका रॉक हिलने, कंपन, अभी तक वो कंपन कर रहा है जापान के पास में। तो वो कंपन के कारण क्या होता है? अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। तो उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तीसरा होता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वायर क्या होता है? मान लो अर्थ का अपना कैपेसिटी है, अर्थ का अपना कैपेसिटी, वो रिवर बनाया उतना पानी कैपेसिटी कर सकता है। रिजर्वायर में हम हद से ज़्यादा, वहाँ पे रिजर्वायर तो खुद से बनाया जाता है, वहाँ हद से ज़्यादा डिपॉजिट जमा हो गया, हद से ज़्यादा पानी जमा हो गया, बहुत ज़्यादा भार हो गया। तो भार पड़ने के कारण क्या होता है? पृथ्वी पे उतना बर्दाश्त वो ना कर पाए तो क्या होता है? यहाँ का जो मटेरियल होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण वो अर्थक्वेक का रूप ले लेता है। तो उसे बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो ये था 5 तरीके का: टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक और रिजर्वायर अर्थक्वेक। अगर इसको पढ़ेंगे तो याद रखना पड़ेगा। अब इससे हम ध्यान से समझ सकते हैं कितने तरीके का अर्थक्वेक होता है। ऐसे आस पास का जगह देख कर भी कोई सामान गिरता है तो कोलैप्स अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन की वजह से होता है, टेक्टोनिक की वजह से होता है, रिजर्वायर, एक्सप्लोजन। पढ़ाई को बहुत सिंपल तरीके से करना हो तभी हम समझ पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का। ये सबको पता है, पर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। पहले इससे पहले हम लोग देखते हैं मेजर कैसे करते हैं। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। एक स्केल होता है रिश्टर स्केल। जिससे हम मैग्नीट्यूड पता चलता है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। मैग्नीट्यूड मतलब ये वेव का, ये वेव है, ठीक। एक सिस्मोग्राफ लगा होता है हर जगह जिससे हमें पता चलता है ये मैग्नीट्यूड। अगर मान लो इसका रेंज जो होता है वो 0 से लेके 10 तक लॉगरिथम में होता है।
लॉगरिथम स्केल में। अगर इसका मान लो 1 से 2 हो गया तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना बढ़ जाएगा? एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स, पर एनर्जी कितना बढ़ेगा? 31.6 टाइम एनर्जी बढ़ता है। एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स बढ़ जाएगा और एनर्जी 31.6 टाइम। तो इस ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है किस मैग्नीट्यूड से उसका वेव आ रहा है, तो ये रिक्टर स्केल होता है। दूसरा होता है मर्कौली स्केल। मर्कौली स्केल ये इंटेंसिटी दिखाता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कितना डिजास्टर आया, तो ये होता है इंटेंसिटी। ये 1 से लेके 12 तक का रेंज में रहता है, तो ये दिखाता है कि डिजास्टर डैमेज कितना हुआ। इसका जो रिक्टर स्केल में है 8+ बहुत ही रेयर अर्थक्वेक, मतलब ये पूरा तबाह कर देगा। 6 तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये इंटेंसिटी को बताता है और ये मैग्नीट्यूड को। इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। 5 आया तो हो सकता है एक घर गिर गया होगा, 6 आया तो अपार्टमेंट गिर गया होगा, 7 आ गया तो पूरा कंट्री को ले डूबा होगा। तो इस तरीके से ये इंटेंसिटी बताता है कितना इंटेंस था। मार्कोले मतलब कितना मरा, M4 मार्कोले, M4 मरा, ऐसा करके याद कर सकते हो। इतना मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। पहले है ग्राउंड सीकिंग। जमीन हिलने लगता है। दूसरा है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। मतलब घर है, ये मान लो ये जमीन धंस गया तो ये घर नीचे लेके चला गया, तो होता है ये डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। तीसरा लैंड एंड मड स्लाइड। लैंड स्लाइड जमीन का जमीन नीचे चला गया। चौथा सॉलिड लिक्विफिकेशन। कभी कभी देखते हो माउंटेन फॉल टाइप का होता है, मतलब जो सॉलिड था वो लिक्विड बन के मोल्ड होके एकदम नीचे चला गया। पांचवा ग्राउंड लर्चिंग। ग्राउंड लर्चिंग मतलब यही, ऐसे मान लो ऐसे था सरफेस, अब वो ऐसे हो गया। 6 एवेलंचेस। जो बर्फ था बाहर, वो बाहर नीचे अचानक से आ गया, तो जो वहाँ नीचे मेरे लोग होंगे उनका जान माल का हानि हो सकता है। 7वां हो जाएगा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पूरा ज़मीन था, ये ऐसे आया अर्थक्वेक, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ गड्ढा बन गया, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवीज फेल्योर। फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवीज फेल्योर। इसका मतलब ये होता है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवीज फेल्योर मतलब होता है कि जो डैम होता है वो ज़मीन के ऊपर ही होता है, वो हिला या कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फ्लड, जो पानी था वो ऊपर उठेगा, आसपास की जगह में फ्लड आ जाएगा। जो लेवीज होता है, लेवीज का मतलब होता है ये मान लो नदी है, उसके चारों तरफ तट लगा होता है, तट बनाते हैं, ऊंचा सरफेस होता है जिसके लेवीज कहते हैं, वो भी फट के पानी बाहर चला जाता है तो उसे बोलते हैं लेवीज। ये भी हो सकता है। 9th
फायर। अब अर्थक्वेक से आग कैसे लगेगा? अर्थक्वेक से आग ऐसे लगेगा, मान लो कहीं वायर है, कहीं गैस है, ये फैल गया, वायर फट गया, तो इससे ब्लास्ट हो गया, ईंधन है, गैस है, हेलीकॉप्टर है, कुछ भी है, सब अर्थक्वेक के कारण सब ब्लास्ट हो गया, कार ब्लास्ट हो गया, तो फायर लग सकता है। 10th हो जाएगा स्ट्रक्चर कोलैप्स। ब्रिज गिर गया, बड़ा सा मीनार था वो गिर गया, स्ट्रक्चर कोलैप्स। और क्या इफेक्ट होता है? सुनामी। सुनामी कैसे आता है? जब ओशन के अंदर में अर्थक्वेक आ जाए, मतलब अर्थक्वेक आ जाए यानी जमीन हिल जाए, जमीन एक ऊपर हो जाए एक नीचे हो जाए, तो क्या होता है, पानी यहाँ का वेलोसिटी बहुत तेज हो जाता है, इतना तेज पानी फेंकता है कि वो पूरा का पूरा जगह को डुबा के ले जाता है। तो ये सुनामी भी अर्थक्वेक है, जब अर्थक्वेक ओशन के अंदर आता है तो सुनामी आता है। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। तो हमने अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ समझ लिया, इफेक्ट कैसे मेज़र करते हैं, और अर्थक्वेक होता क्या है, कितने तरीके का होता है, एस वेव, पी वेव, डिटेल में समझे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे पता चलता है अर्थक्वेक से, ये भी हमने समझा। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पता कैसे करते हैं, तो दो तरीका है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स के अंदर में आता है वॉल्केनो से पता होता है, और माइनिंग में मिनरल माइनिंग और ऑयल माइनिंग, ड्रिलिंग के द्वारा जो अभी तक जो डीपेस्ट माइनिंग हुआ है 3 to 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में गोल्ड में, और दूसरा में हुआ है अंटार्कटिका में 12 किलोमीटर कोला जिसका नाम है कोला फील्ड में। तो ये था डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स से कैसे पता चलता है? मीटियोर्स और अर्थक्वेक, और 4 चीज़ था, मीटियोर, अर्थक्वेक, और क्या था, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड। मीटियोर, अर्थक्वेक, ग्रेविटेशन से भी पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी पता चलता है। और तो इसके बारे में अभी तो हमने देखा अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? पी वेव, एस वेव, और वेलोसिटी बढ़ता है, डेंसिटी, ट्रांसवर्स वेव होता है, दोनों में अंतर क्या होता है ये सब हमने देखा। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, प्राइमरी वेव होता है, ये सब। और सरफेस वेव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, शैडो जोन क्या होता है, और कैसे इफेक्ट करता है, मेजर कैसे करते हैं, कितने तरीके का होता है, वॉल्केनिक कोलैप्स, एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक, और रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक। तो ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वॉल्केनो के बारे में, बहुत डिटेल से समझेंगे, और इसको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, फीडबैक कर सकते हो, और इससे हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। तो जैसा ठीक लगे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वॉल्केनो के साथ में।